अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक बहुत अहम और इसको ख़तरनाक भी कहा जा सकता है, जैसे इसकी बज़ाहिरी इस मर्ज़ की या इस कंडीशन की जो कैफ़ियत होती है, वो बहुत लोग इसको ख़तरनाक गर्दानते हैं और वो है खून की उल्टी। खून की उल्टी वाला जो मसला है, जैसे कि इसके नाम से ज़ाहिर है कि ब्लड अंदर से आ रहा होता है, तो बंदा देख के परेशान हो जाता है कि ये क्या चीज़ है। और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि अगर आपको खून की उल्टी आती है तो आप घर में इसके बचाव के लिए या कंट्रोल करने के लिए क्या कर सकते हैं, और दूसरी कि इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं, और लॉन्ग टर्म इसका कंट्रोल जो है वो कैसे किया जाएगा, और इसको डायग्नोसिस बेसिकली होता है कि इसकी वजह क्या है, कहाँ से आ रही है, तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात ये कि इसकी वजह जो है वो हमारे पास अक्सर मरीज़ आते हैं, वो कहते हैं कि हमें बहुत अरसे से आ रही है। होता ये है कि साल में 1-2 दफ़ा आ जाती है, फिर कंट्रोल हो जाती है। या एक मरीज़ होता है वो कहता है कि पहली दफ़ा आई है, बहुत मैसिव आई है, बहुत बड़ी उल्टी आई है। कुछ मरीज़ ऐसे भी होते हैं वो कहते हैं कि हमें उल्टियाँ पहले शुरू हुई हैं, खाली सादा उल्टी आई है, और जो तीसरी या चौथी उल्टी आई है उसमें खून आया। ये चीज़ जो है इसका जो कोर्स है कि कितने कितने अरसे से है, अचानक आई है, यही इसको एक्सप्लेन कर देता है कि ये इसकी क्या वजूहत हो सकती हैं। एक वजह तो हमारे बहुत ज़्यादा कॉमन जो पेन किलर्स का इस्तेमाल है। लोग बहुत ज़्यादा पेन किलर्स इस्तेमाल करते हैं जो मैदे के लिए नुकसानदेह हैं। आपको ओवर द काउंटर प्रिस्क्रिप्शन के बगैर नाम लें तो मेडिसिन मिल जाती है, पेन किलर्स बहुत सारे मिल जाते हैं। एनसेड्स की जो कैटेगरी में जिक्र कर रहा हूँ, ये बहुत ख़तरनाक होते हैं, तो इनका इस्तेमाल जो है वो अवॉइड करना चाहिए। बहुत ज़्यादा इस्तेमाल वक्ती तौर पर कभी कभार हो गया, महीने में एक आधी दफ़ा आपने दर्द के लिए ले ली, लेकिन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो ख़तरनाक है। तो एक तो ये हो गया अद्वियात का इस्तेमाल। दूसरा, दिल के मरीज़ होते हैं या कुछ मरीज़ ऐसे खून पतला करने वाली जो गोलियां हैं, दवाइयां हैं, वो ले रहे होते हैं किसी न किसी मसले की वजह से। इसमें एस्पिरिन वगैरह भी काबिल ज़िक्र है, या वारफेरिन वगैरह। तो वो लंबे अरसे से जब ले रहे होते हैं तो ये मैदे की दीवारों में इरोजन्स करवाती है, छोटे छोटे अल्सर्स बन जाते हैं, छोटे छोटे लीजन बन जाते हैं, उसमें से भी ब्लीडिंग का जो रिस्क रहता है, या अल्टीमेटली अल्सर जो है कॉज कर सकती हैं, तो यहाँ से भी ब्लीडिंग हो सकती है। फिर एक काबिल ज़िक्र हमारी जो रीजन है बरसगीर, इसमें हेपेटाइटिस बी और सी का फैलाव बहुत ज़्यादा है। जितनी डिजीज़ पुरानी या क्रोनिक होती जाएगी उतना ही जो है इसका असर जो है वो इरिवर्सिबल होता जाएगा। तो अल्टीमेटली एक ऐसी कंडीशन आती है कि उसमें खून की नालियाँ हमारी मैदे में, हमारी जो खुराक की नाली है उसके अंदर फूल जाती हैं। ज़रा सा प्रेशर बढ़ता है लिवर के ऊपर तो ये फट जाती हैं और यहाँ से खून रास्ता रहता है। तो ये 2-3 कॉमन वजूहात हैं। फिर इसके अलावा बार बार उल्टी आने से खुराक की नाली के अंदर एक टीयर आ जाता है, कट लग जाता है, वहाँ से भी खून निकल सकता है। कुछ लोग गला बहुत ज़ोर से साफ़ करते हैं, गले के अंदर से भी जो है वो खून आ सकता है ऊपर से। कुछ लोगों को मसूड़ों से खून मुसलसल बहता रहता है और उनको फील होता है कि जैसे ही उल्टी वाली कैफियत होती है। होता उल्टी नहीं है, लेकिन वो बलगम या थूक के साथ खून होता है, तो उसको भी लोग यही कहते हैं कि उल्टी के साथ खून आ रहा है। तो इसकी वजह तलाश करने में हिस्ट्री का बहुत एक अहम रोल है। फिर इसके बाद कुछ टेस्ट वगैरह होते हैं। जैसे ही खून की उल्टी आती है तो इसकी वजह सबसे पहले देखी जाती है हेपेटाइटिस बी और सी का स्टेटस देखा जाता है पेशेंट का, या उसकी मेडिसिन की हिस्ट्री ले जाती है कि वो पेन किलर या दिल की दवाइयाँ वगैरह तो नहीं इस्तेमाल कर रहे। तो ये वजूहत हैं, इसकी बेस पे पता लग जाता है कि ये जिगर के सिकुड़ने की वजह से मसला हुआ है, जिसको कि हम कहते हैं कि वेरिसेस डेवलप हो गई हुई हैं। गैस्ट्रिक वेरिसेस भी हो सकती हैं, इनके मैदे के अंदर खून की नालियाँ फूल जाती हैं, या एसोफेजियल यानी कि खुराक की नाली के अंदर जो खून की नालियाँ वो फूल जाती हैं, उसको फिर बैंड किया जाता है या इंजेक्शन लगाया जाता है। तो उसका वक्ती तौर पे कंट्रोल जो है वो किया जा सकता है। इसको देखने के लिए सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो एंडोस्कोपी है। तो एंडोस्कोपी के ज़रिए इसको बैंड लगाए जाते हैं, इसको देखा जाता है। दूसरी चीज़ है अल्सर्स, वो भी एंडोस्कोपी के ज़रिए पता चलते हैं। तो एंडोस्कोपी का बिलाशुबा इसमें रोल है। इसका एक तो हम कहते हैं कि डायग्नोसिस करने के लिए, दूसरा थेराप्यूटिक, यानी कि हम उसी एक गो में इसका इलाज भी कर सकते हैं। इसको टांका लगा सकते हैं, अल्सर है तो उसको क्लिप कर सकते हैं, उसको इंजेक्शन लगा के उस जगह को सुकेड़ सकते हैं, खून की नालियों को सुकेड़ सकते हैं। तो ये वो अवामिल हैं जिसके ज़रिए इनको कंट्रोल किया जा सकता है। अब रही बात कि घर में इसको कैसे कंट्रोल करना है। अगर खून की उल्टी बहुत ज़्यादा सीवियर है और बहुत ज़्यादा बड़े वॉल्यूम में है, मरीज़ का बीपी लो हो गया है या मरीज़ बेहोश हो गया है, तो उसको फ़ौरन हॉस्पिटलाइज करना होता है, हॉस्पिटल लेकर जाना है। घर में करने वाली चीज़ ये है कि मरीज़ को लेफ़्ट लेटरल पोजीशन में कर दें, ताकि ये उल्टी या जो भी कंटेंट मैदे के अंदर पड़ा हुआ है या ऊपर की तरफ आ रहा है वो सांस वाली नाली में ना चला जाए। दूसरी चीज़, ऐसे पेशेंट के लिए ब्लड का अरेंज जो है, अगर बहुत ज़्यादा उल्टी है और पुराना मर्ज़ चलता आ रहा है तो ब्लड का भी एक अरेंज कर लेना चाहिए कि उसकी ज़रूरत पड़े टाइमली, अगर हो तो ज़रूरत पड़े तो आप टाइमली इसको जो है वो मैनेज करवा लें। फिर इसके अलावा अगर खून की उल्टी आती है तो फ़ौरन इसके बाद कोई ना कोई चीज़ खाने या पीने के लिए हरगिज़ ना दें। कुछ लोग कहते हैं केला या रोटी का नवाला खाने से खून जो रुक जाता है, और सारी चीज़ें, ऐसा नहीं होता। इससे उल्टी वाला अमल और ज़्यादा सीवियर होता है, और जितनी ज़्यादा उल्टी ज़ोर से आती है उतना प्रेशर जाता है उस जगह के ऊपर और खून और निकलने का अंदेशा होता है। यहाँ एक काबिल ज़िक्र चीज़ और कि एक एसोसिएशन ये भी देखी जाती है कि क्या उल्टी के साथ, खून की उल्टी के साथ और क्या क्या अवामिल हैं।
कि जब मसलन हम हिस्ट्री में एक चीज़ पूछते हैं कि क्या पखाना काले रंग का तो नहीं आ रहा, उसका मतलब ये होता है कि खून जो है वो ऊपर से निकल रहा है, मतलब मैदे से या खुराक वाली नाली से या आंत के पहले हिस्से में अल्सर या किसी भी मसले से निकल रहा है, तो ये नीचे पास ऑन होते होते स्टूल जो है वो ब्लैक कलर का हो जाता है। तो ये 2-3 चीज़ें इनको लाजमी जहन में रखें, इसको हल्का मत गर्दानें, इन चीज़ों पे लाजमी नज़र रखें। खून की उल्टी में और जो थूक और बलगम में खून आना, इसका फ़र्क को लाजमी जानें, इसको अच्छी तरह देखें। तो ये अलामात किसी में भी हों उसको फ़ौरन से पहले जो ट्रीट करवाएँ, इसको इग्नोर बिल्कुल ना।